सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे भारत का जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच बनाया गया है? तो आंसर होगा पीआर श्रीजेश को। आपको पता है ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हुआ करते थे, लेकिन अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है पेरिस ओलंपिक के बाद में। अभी आपको पता है ना, पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और अब इन्हें देश की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अभी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रोंज जीता है, किसे हराया है? तो वो भी याद रखना, स्पेन को हराया है। पीआर श्रीजेश की बात करें, इन्हें 2015 में अर्जुन अवार्ड मिला था, 2017 में पद्मश्री और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है। और इन्हीं से एक और प्रश्न मैं आपको बताऊं, अभी 2024 में ही हमने पढ़ा था। एक तो ये पीआर श्रीजेश और एक चिली देश की एक हॉकी प्लेयर है, महिला हॉकी प्लेयर कैमिला केरम। इन दोनों को FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। बाकी देखो, ये कोच से संबंधित प्रश्न है, तो इसी तरह मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोचों के नाम बताऊंगा जो हाल ही में अपॉइंट हुए थे। जैसे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने थे अमूल मजूमदार, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर बन गए, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच ये हरिंदर सिंह हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका से हैं। अभी हमने पढ़ा जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच पीआर श्रीजेश बन गए। बाकी भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच बने थे अभी स्कॉट फ्लेमिंग, अमेरिकी हैं। भारतीय रग्बी टीम चाहे पुरुषों की हो चाहे महिलाओं की हो, इन दोनों के कोच बने थे वेसाले सेरेवी, फिजी देश के हैं। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच मनोले मार्कोच बने थे, ये स्पेन से हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कोच जो आपके न्यूज में थे, मैंने एक साथ आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अगस्त को। अंग्रेजी में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार इसे 1995 में मनाया गया था। अच्छा, ध्यान रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। इसी तरह से एक भारत में जनजातीय गौरव दिवस हम मनाते हैं। वो कब मनाते हैं? 15 नवंबर को मनाते हैं। वो आपको जरूर याद होगा, बिरसा मुंडा जी की जयंती को। और इसी तरह से 9 अगस्त को नागासाकी डे भी होता है। देखो, 2 डे आप साथ में याद रखोगे, एक तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे। एक्चुअली में हुआ क्या था, 6 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने, आप जानते हो, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। ये दुनिया में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था और उस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। और उसके 3 दिन बाद नागासाकी पे दूसरा परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पे। इसीलिए 9 अगस्त को नागासाकी डे के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे परमाणु बम का नाम फैटमैन था। अच्छा, फैटमैन से आप कंफ्यूज मत हो जाना, एक फैट बॉय आपने पढ़ा होगा। फैट बॉय ये क्या है? जो हम रॉकेट है LVM-3M4, जिसे हम बाहुबली रॉकेट कहते हैं, उसी का नाम फैट बॉय भी है, जिससे हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। तो फैट बॉय और फैटमैन दोनों अलग अलग हैं, इसको अलग अलग ही याद रखना, वरना यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे दोनों को एक ही पढ़ाया जाता है। इसको फैट बॉय न कह करके फैटमैन बोला जाता है, तो वो गलत है, ध्यान रखना इस बात को। चलो, आज मैं आपको अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज जो हमने अभी तक मनाए वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखो, 1 अगस्त को 4 दिवस हमने मनाए थे। राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानी कि मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। 6 अगस्त को हमने हिरोशिमा दिवस मनाया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, या इसे आप अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी कह सकते हो। 9 अगस्त को एक तो अंतर्राष्ट्रीय आदि दिवस हम मना रहे हैं और 9 अगस्त को नागासाकी डे हमने मनाया। तो ये अभी तक के अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ऐसे ही ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हो गया है। वो कौन थी? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, एक प्रसिद्ध गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी शोभना रानाडे, जिनका भी निधन हो गया है। उन्होंने अपना जीवन वंचितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था अपना पूरा जीवन। उन्हें 2011 में पद्म भूषण सम्मान भी मिला था।
अच्छा, आपको याद हो तो अभी निधन से संबंधित 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नाम है, वो मैंने आपको एक साथ रिवाइज कराए थे। आज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि इसी शीट को हम 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये चीजें आपको याद होने लगेंगी। और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं हमारे क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स, तो आप लोगों के लिए पहली बार होगा ये, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि एक तो कल ही पढ़ा था हमने, अभी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। बाकी यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। कहाँ के? तमिलनाडु का तो भरतनाट्यम है और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। अंशुमान गायकवाड़, इनका संबंध क्रिकेट से था, निधन हो गया। पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। सलाम बिन रजाक ये प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी थे, फिजिसिस्ट थे, जिनका निधन हो गया। हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज की थी इन्होंने। बाकी पॉल अलेक्जेंडर ये अमेरिकी थे, द मैन इन द आयरन लंग के नाम से ये फेमस थे, इनका निधन हो गया। गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया। भारत की पहली ओरल यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक गोली जो आती थी सहेली, उसकी खोज करने वाले डॉक्टर थे नित्या आनंद, इनका निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, किराना घराने से संबंधित थी। और मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक थे, इनका भी अभी 2024 में ही निधन हुआ है। तो जनवरी से लेके अभी तक वैसे तो बहुत सारे लोगों का निधन हुआ, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने नाम आपके सामने रख दिए। तो कम से कम ये नाम आप जरूर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट थे सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चों वाली नीति को अभी किसने समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। तो जो लोकल गवर्नेंस इलेक्शन होते हैं, जैसे कि सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं, मेयर वगैरह के चुनाव होते हैं, मतलब किसी क्षेत्र या छोटे समुदाय जैसे गांवों, कस्बों, शहरों के जो प्रशासन की देखभाल वाले चुनाव होते हैं, उन्हें आप स्थानीय निकाय चुनाव कहते हो। तो वहां पे 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी अभी आंध्र प्रदेश में। इसको पहली बार 1994 में लागू किया गया था। मतलब अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर आप ये शहरी निकाय के जो चुनाव है वो नहीं लड़ सकते हो। पर अभी आंध्र प्रदेश में नई सरकार बनी है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार, और अभी इन्होंने उस पॉलिसी को समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? तो इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की जो प्रजनन दर है वो 1.5 रह गई है, मतलब प्रजनन दर कम हो गई है, ये कारण इन्होंने बताया है। बाकी हमारे देश की जो प्रजनन दर है वो 2.1 है, मतलब 2.1 मतलब 1 जोड़े से 2 बच्चे। और आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है? 1 जोड़े से 1.5 बच्चा। 1.5 बच्चा तो नहीं बोलेंगे, आप बोल सकते हो 2 जोड़े से 2 कपल से 3 बच्चे। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कौन थे, तो लॉर्ड रिपन आंसर होगा। वैसे पंचायती राज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। और इसी की सिफारिश पे 2 अक्टूबर 1999 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की थी। तो प्रश्न बन जाता है, पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य राजस्थान। और ये भी याद है 73वां और 74वें संविधान संशोधन से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। 73वां ये रूरल के लिए और 74वां ये अर्बन के लिए। अच्छा, अगर पूछे भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है, तो भाग 9 में आर्टिकल 243 243 से 243O। वैसे पंचायती राज दिवस कब होता है? याद रखना 24 अप्रैल को होता है। बाकी आंध्र प्रदेश की बात करें, कैपिटल अमरावती, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर एस अब्दुल नजीर है। अभी एनटीआर भरोसा पेंशन योजना यहीं पे शुरू हुई थी। और आपको याद होगा अभी आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक खेती मॉडल ने 2024 का गुलबेंकियन पुरस्कार भी जीता था। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? आप सभी जानते हैं सिल्वर मेडल जीता है। वैसे तो कल के वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर जीत लिया है। आज थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कितनी दूर भाला फेंक करके सिल्वर जीता, तो 89.45 मीटर। जबकि गोल्ड जीता है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता है। और ओलंपिक में ये एक नया रिकॉर्ड है 92.97 मीटर का।
आपको याद है इससे पिछले वाला जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था और वहां पे नीरज चोपड़ा का थ्रो कितना था 87.58 मीटर का। अच्छा, आप यूं कह सकते हो कि लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले ये नीरज चोपड़ा तीसरे भारतीय हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भी जीता, वहां पे गोल्ड जीता था और उसके बाद अभी पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता, ये सिल्वर मेडल है। लेकिन लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले ये तीसरे भारतीय हैं। इनसे पहले कौन कौन थे? रेसलर सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं वो। नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। वैसे देखो, पेरिस ओलंपिक वाला प्रश्न है, मुझे पेरिस ओलंपिक पे बात करनी चाहिए, लेकिन अगर रेगुलर आप क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पेरिस ओलंपिक से जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं, पेरिस ओलंपिक से शुरू होने से पहले जो अलग अलग दिनों में हमने प्रश्न पढ़े थे, वो सारे एक साथ मैंने आपको कई बार रिवाइज करवा दिए। तो कल ही लेटेस्ट आपको रिवाइज करवाया था, मतलब एक आध दिन में करवा ही रहा हूँ, तो वो सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इसलिए मैं आज वो पॉइंट्स न रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ और रिवाइज कराता हूँ नीरज चोपड़ा से संबंधित। और ये आपको होमवर्क प्रश्न दे देता हूँ कि पेरिस ओलंपिक में जो जो प्रश्न हमने पढ़े हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और जो नए स्टूडेंट होंगे, अगर वो जानना चाहेंगे कि वो इससे क्या पॉइंट्स हैं, तो वो आपका कमेंट रीड कर लेंगे। तो नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले वो पहले भारतीय थे। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में ओरेगॉन में हुआ था। उसके अलावा 2022 में स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 मीटर थ्रो के साथ नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। 2016 में जो पोलैंड में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय बने थे ये। 86.48 मीटर थ्रो इन्होंने फेंका था और इसी में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी बने थे ये। फिर 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। 2022 लुसाने डायमंड लीग मीट जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। 2022 ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियन बनने वाले भी पहले भारतीय थे। 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पे गोल्ड जीतने वाले भी पहले भारतीय थे ये। बाकी अवार्ड्स की बात करें, 2022 में पद्मश्री मिला, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2018 में अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। अच्छा, वैसे पेरिस ओलंपिक में एक और मेडल हमने जीत लिया है, वो ब्रॉन्ज मेडल है, रेसलर अमन सहरावत लेकर के आए। तो रेसलर अमन सहरावत ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में ये 6ठा मेडल जीता है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में। इन्होंने हराया किसे? प्यूर्तो रिको के पहलवान क्रूज को। और पेरिस ओलंपिक में अभी तक ये कुश्ती में हमारा पहला मेडल है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 5 लाख रुपए। तो अभी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अभी 8 अगस्त को 9वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा है, मतलब कोई चेंज नहीं किया। इसके अलावा आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा कि यूपीआई के जरिए जो आप टैक्स पेमेंट की लिमिट होती है, हम उसे 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर रहे हैं। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, हम जो डेली बेसिस पे इधर उधर यूपीआई पेमेंट करते रहते हैं उसकी लिमिट नहीं बढ़ी है। उसकी लिमिट तो वही है 1 लाख रुपए। एक दिन में आप 1 लाख रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हो 24 घंटे के अंदर। तो फिर किसकी लिमिट बढ़ी है? आप यूपीआई के जरिए जो टैक्स पेमेंट करते हो उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं 2023 में जब आरबीआई ने कहा था कि अस्पताल हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, वहां पे अगर आप यूपीआई पेमेंट से जो पैसा ट्रांसफर करते हो, फीस भरते हो, तो उसकी लिमिट को उन्होंने 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया था उस वक्त। और उससे पहले 2021 में आईपीओ वगैरह में जो निवेश करते हैं तो उनके लिए भी यूपीआई की लिमिट बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी थी। और अभी तीसरी बार इन्होंने लिमिट बढ़ाई है यूपीआई पेमेंट की। लेकिन मैंने आपको बताया ये जो लिमिट है टैक्स वगैरह की, अगर आप पेमेंट करते हो, जो इनकम टैक्स भरते हैं, तो उसकी ये लिमिट बढ़ाई गई है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट किया डेलीगेट पेमेंट का। अब ये डेलीगेट पेमेंट आपके लिए नया शब्द हो सकता है। क्या मतलब है, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इसमें आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए यूपीआई के तहत डेलीगेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर वो सदस्य आपके अकाउंट से एक फिक्स्ड लिमिट तक यूपीआई पेमेंट कर सकता है। मतलब ऐसे समझो कि मेरे पास यूपीआई अकाउंट है, फोन पे है, मैं यूपीआई पेमेंट कर देता हूँ। यूपीआई पेमेंट तो समझ में आता है ना, फोन पे वगैरह से, पेटीएम वगैरह से जो हम स्कैन करके पैसा ट्रांसफर कर देते हैं वो यूपीआई पेमेंट है। इसके लिए बैंक में अकाउंट होना चाहिए मेरा। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा कि जैसे कि आप मान लो मेरे परिवार के सदस्य हो, जैसे कि आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहन हो, आपका कोई बैंक में अकाउंट नहीं है,
लेकिन मैं क्या करूँगा, एक आपके लिए डेलीगेट अकाउंट क्रिएट कर दूंगा, तो फिर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकोगे। जो भी आप पैसा ट्रांजैक्शन करोगे वो पैसा मेरे अकाउंट से कटेगा, लेकिन आप भी यूपीआई का इस्तेमाल कर पाओगे। और मैं आपकी लिमिट सेट कर दूंगा कि भाई हर दिन का 100 रुपये से ज़्यादा ये खर्च ना करें, इसलिए 100 रुपये में इतनी लिमिट कर देता हूँ। बात आपको समझ में आ गई ना। तो ये एक नया शब्द था, तो मैंने आपको बताया, इसको ध्यान में रखना। बाकी आरबीआई की बात करें, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। और इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई थी? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हमने कहा गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ पे शुरू की गई? तो आंसर होगा अजमेर में। तो अभी राजस्थान की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी ये अजमेर जिले के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर शुरू की गई है। याद रखना ये राजस्थान राज्य की पहली फ्लाइंग अकेडमी है। और राजस्थान से मैं आपको याद दिलाऊं तो जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया था, पाली जिले में। और भारत का पहला वेटलैंड शहर ये उदयपुर में बनेगा। राजस्थान के नाथ द्वारा में जो भगवान शिव जी की सबसे ऊंची स्टैचू बनाई गई थी, बता सकते हो उसका नाम क्या है, उसकी हाइट कितनी है? तो उस स्टैचू का नाम विश्वास स्वरूपम है और हाइट है 369 फुट। अच्छा यूं बताओ, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी ये कहाँ पे खुलेगी? तो याद रखना मध्य प्रदेश में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी ये कहाँ पे शुरू हुई? याद रखना लखनऊ में। अब एक होमवर्क प्रश्न आपके दे रहा हूँ, भारत का पहला हाइब्रिड पिच ये कहाँ पे बनाया गया था? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा, बताएंगे आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऑर्गन डोनेट करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रखा है तेलंगाना को। मतलब तेलंगाना राज्य से सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और कर्नाटक को रखा है एक साथ। अच्छा वैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा है। आपको याद है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना 14 जून को मनाया जाता है। और देखो ब्लड ग्रुप से संबंधित 2 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही कौन सा है? AB पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता ये O नेगेटिव है, याद रखना। वैसे अभी भारत में अंगदान दिवस हमने मनाया था कब? 3 अगस्त को। और वर्ल्ड ऑर्गन डे होता है 13 अगस्त को। और अभी हमने पढ़ा भी था कि आंध्र प्रदेश को अंगदान जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं के लिए जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाकी आप जानते ही हो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद होती है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गवर्नर अभी नए बन गए, जरूर याद रखना, जिष्णु देव वर्मा इनका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने बी रेडी नाम से एक रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने बिजनेस रेडी नाम से एक नई रिपोर्ट को जारी करने की घोषणा की है और वे इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर जारी करेगा, जिसे कुछ सालों पहले बंद कर दिया गया था। और ये जो नई रिपोर्ट है ये पहली बार आएगी 3 अक्टूबर 2024 को। और इस रिपोर्ट में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में कारोबारी माहौल और निवेश पर बात की जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक जारी करेगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। स्थापना होती है 1944 में, जो अमेरिका में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था वहाँ से इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी स्थापना होती है। और दोनों का मुख्यालय आपको पता है कहाँ पर होगा? वॉशिंगटन DC में। इसके प्रेसिडेंट याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ये भारतीय मूल के अजय बंगा इनका नाम है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कुछ और रिपोर्ट्स जारी करता है, वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूँ। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था, अब उसके स्थान पे ये बिजनेस रेडी नाम से एक रिपोर्ट जारी करेगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जारी करता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये जारी करता है। तो ये सब वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास है। इसके अलावा एक रिवीजन वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर के आता हूँ, मॉर्निंग में 4 बजे आ जाता है वो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं जनवरी से लेके अभी तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। उसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो पीछे वाले करंट अफेयर्स जो आप भूल चुके होंगे उसका मैं आपको रिवीजन करा सकूं, ताकि वो आपको याद में रहें कम से कम एग्जाम तक। तो इसीलिए उस वीडियोस को हम रिवीजन वीडियोस बोलते हैं, क्योंकि पुराना वाला पढ़ेंगे तो रिवीजन ही तो हुआ।
बिल्कुल शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वही मैं आपको वहाँ पे डिस्कस करता हूँ, और कोई स्टैटिक होता है कंट्री से संबंधित वो मैं आपको बताता हूँ उन वीडियोज़ में। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं पुराने वाले जो क्वेश्चन हैं हम पढ़ चुके हैं, करंट अफेयर्स हमें तो आते हैं सारे, हमें क्या ज़रूरत है रिवीजन की, अगर ऐसा वाकई किसी स्टूडेंट को लगता है तो ये भ्रम भी मैं आपका तोड़ देता हूँ, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट की है जिसमें हर 2 दिन में मैं टॉप 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता, क्वेश्चन आपके सामने आता है, 4 से 5 सेकंड का वक्त मैं आपको देता हूँ, उसके बाद आंसर बता देता हूँ। तो 2024 में जितने भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं जनवरी से, वहाँ से टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए निकाल के लाता हूँ। वो टेस्ट लगाओ, कॉपी पेन लेकर के बैठो और अपना स्कोर आपके सामने खुद ही आप चेक कर लो कि आपका रिजल्ट क्या रहा। बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी है, और इनकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें आप लोग। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना मेरे दोस्त। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। अभी तक हमारे टारगेट ही पूरे नहीं हो रहे। शेयर करो यार, सपोर्ट करो। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा हरीश दुधानी को। तो अभी विद्युत मंत्रालय ने हरीश दुधानी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का सदस्य नियुक्त किया है। और आपको याद हो तो पिछले साल हमने इससे संबंधित एक प्रश्न पढ़ा था कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, जिष्णु बरुआ। इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो उन्हीं 4 में से एक ये नए सदस्य बने हैं, हरीश दुधानी इनका नाम है। इस आयोग की स्थापना 1998 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बाकी ऑप्शन पे चलो, CS शेट्टी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बन गए, विकास लखेरा असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल बन गए, और संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहाँ PDF मिल जाएगी। बाकी रिवीजन वाला वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलो फिर अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, ब्रॉन्ज। फिर पूछा अभी विज्ञान रत्न पुरस्कार पहली बार दिया गया, किसे दिया गया, डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को। और इसमें विज्ञान टीम पुरस्कार चंद्रयान 3 की टीम को मिला था, याद रखना। बाकी ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए कामिल मद्दोरी। और चौथा, कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किसने जीता, भारत ने। और इसरो किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 को लॉन्च करेगा, SSLV D3। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया 8 अगस्त को। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास किया, लद्दाख। और किस भारतीय महिला पहलवान ने संन्यास की घोषणा कर दी, विनेश फोगाट। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल। बाकी आखिरी प्रश्न था बांग्लादेश में किसे अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया, मोहम्मद यूनुस को। चलो फिर अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं हम। तो कल के वीडियो में बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा था कि भारत के नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ कौन बन गए, तो आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।